नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। एक तरफ संसद के अंदर डिलिमिटेशन को लेकर कुल मिलाजुलाकर आसान भाषा में समझना है तो बस इतना कि सरकार का वो खेल जिसमें दक्षिण भारत की सीटें घट जाती और उत्तर भारत की सीटें और ज्यादा बढ़ जाती। आप जानते हैं दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिलती, उत्तर में सफलता मिलती है। खेल सारा ये था, सीधे खेलने की जगह महिलाओं की आड़ लेकर खेला गया। जो महिला आरक्षण बिल पहले ही पास हो गया था, उस महिला आरक्षण बिल के लिए एक नया नोटिफिकेशन लाया गया और अब जब यह बिल संसद में गिर गया है, जब संसद ने, लोकसभा ने इस बात से इंकार कर दिया है कि डिलिमिटेशन हो, इस बात से इंकार कर दिया है कि संविधान के अंदर संशोधन हो, तो यह कहा जा रहा है कि यह तो महिलाओं के खिलाफ है। कल की हालत यह थी कि ढेर सारी महिलाएं संसद के अंदर बाकायदा प्ले कार्ड लेकर घूम रही थीं और विरोध प्रदर्शन कर रही थीं विपक्ष के प्रति। पीयूष गोयल उसको बाकायदा ट्वीट करते हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या संसद के अंदर तख्तियां लेकर जाना अलाउ है? क्या संसद के अंदर कल को विपक्ष अगर अपने लोगों को लेकर जाएगा और वो तख्तियां लेकर घूमेंगे तो सरकार ऐसे ही उसका स्वागत करेगी? और तीसरा सवाल यह है कि इन महिलाओं को कैसे पता था कि बिल गिर जाएगा? इतना फटाफट तख्तियां तैयार कैसे हो गई, बोर्ड्स तैयार कैसे हो गए? ये सारा कुछ पहले से प्लान था। सरकार जानती थी ये बिल गिर जाएगा और उसके बाद यह तमाशा किया जाएगा बंगाल के अंदर जाकर, तमिलनाडु के अंदर जाकर कि विपक्ष जो है वो महिलाओं के मुखालिफ है, महिलाओं का विरोधी है और वोट लेने की कोशिश की जाएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी वाकई महिलाओं की इतनी बड़ी समर्थक है तो जो 573 सीटें हैं उनमें 170 से ज्यादा यानी 33% का रिजर्वेशन अभी क्यों नहीं दे दिया जाता है? भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल में 33% महिलाएं क्यों नहीं रखी जाती हैं? ये सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन इससे बड़ा सवाल यह पूछा जा सकता है कि इस देश के अंदर महिलाओं के साथ जो हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का उस पर क्या रुख है? जो उन्नाव में हुआ उस पर उनका क्या रुख था? हाथरस में हुआ उस पर उनका क्या रुख था? और उससे भी बड़ा सवाल यह कि मणिपुर में अब लगातार खबरें आ रही हैं, एएनआई तक खबरें चला रहा है, मणिपुर में दोबारा से हिंसा चल रही है। 2-2.5 साल हो गए, मणिपुर की महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ है उस पर सरकार का क्या टेक है, यह सरकार को बताना चाहिए। अगर महिलाओं की भलाई यहां नहीं देख सकते तो सिर्फ सीटें बढ़ा देने से महिलाओं की भलाई कैसे हो जाएगी? और महिला अगर मुसलमान हो, महिला अगर हिंदू ना हो, महिला अगर मुसलमान हो तो उसके साथ क्या क्या तमाशा हो सकता है इस सरकार में? यह नासिक के टीसीएस में जो कांड हुआ है उस कांड को देखते हुए बहुत कायदे से समझ में आ जाता है। नासिक का पूरा मामला यह है कि 9 अप्रैल की शाम को एक मराठी समाचार चैनल पर खबर आती है और उसका जो एक्स अकाउंट है उस पर एक खबर चलाई जाती है और कहा जाता है कि इसमें हेर फेर का मामला था, यौन उत्पीड़न था, छेड़छाड़ था, जबरन बीफ खिलाने का मामला था और हिंदू धर्म का अपमान का मामला था। निदा खान नाम की एक महिला को उठाया गया और कहा गया कि इस महिला ने इस सारे गैंग को अंजाम दिया है और टीसीएस के अंदर यह सारा कुछ चल रहा है, यौन उत्पीड़न चल रहा है, छेड़छाड़ चल रहा है, जबरदस्ती बीफ खिलाया जा रहा है, हिंदू धर्म का अपमान किया जा रहा है, वगैरह वगैरह। और फिर इसकी शिकायत लेकर एक पॉलिटिकल पार्टी का कोई कार्यकर्ता, आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है ये पुलिस नहीं बता रही है, लेकिन आप समझ सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है कि किस पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता नासिक पुलिस के पास गया होगा और किस पार्टी के पॉलिटिकल कार्यकर्ता के जाने पर नासिक की पुलिस इतनी एक्टिव हो जाती है। शिकायत उसने ये की कि 20 साल की कोई लड़की, हिंदू लड़की है, वो रमजान के दौरान रोजा रख रही है, यानी धर्मांतरण की प्रक्रिया चल रही है। ये शिकायत हुई। कहा गया कि उसके घर वालों ने यह बताया कि जब से उसने रोजा रखना और नमाज पढ़ना शुरू किया उसको नौकरी पर जाने से रोक दिया गया है। यानी पूरी कहानी यह बनाई गई कि टीसीएस के अंदर एक रैकेट काम कर रहा है जो महिलाओं के साथ एक तो बदतमीजियां कर रहा है, यौन उत्पीड़न कर रहा है, छेड़छाड़ कर रहा है, रेप कर रहा है और दूसरा उनको मुसलमान बनाने का काम कर रहा है, उनका धर्मांतरण करने का काम चल रहा है। 147 कर्मचारियों वाली एक बीपीओ यूनिट थी। पुलिस का कहना है कि उसने इसकी जांच की और जांच के बाद कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और यह कहा गया कि निदा खान नाम की एक महिला फरार है।
अब जब यह खबर आई तो आप जानते हैं गोदी मीडिया की बाछें जहां भी थी वहां खिल गई होंगी। तो गोदी मीडिया ने इसका कैसे कवरेज किया, पहले मैं आपको यह बता दूं, फिर बताऊंगा कि अब हकीकत क्या सामने आ रही है। न्यूज 18 ने लिखा कि पुलिस के हत्थे चढ़ा निदा खान का पति, मास्टरमाइंड का बड़ा खुलासा। एबीपी न्यूज लिखता है, एबीपी न्यूज सीधे इसको दिल्ली ब्लास्ट से जोड़ देता है, जिस पर पुलिस का भी कोई बयान नहीं है दिल्ली ब्लास्ट वगैरह पर, लेकिन दिल्ली ब्लास्ट से जोड़ देता है और कहता है दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े निदा खान के तार आतंकी डॉक्टर शाहीन के इशारों पर चल रहा था खेल। यानी इसको एक नेशनल रैकेट बना देता है जो दिल्ली में विस्फोट करता है और वहां पर धर्मांतरण करता है। रिपब्लिक भारत कहता है धर्मांतरण की मास्टरमाइंड निदा खान, आर भारत में बीच डिबेट हुआ खुलासा। अमन चोपड़ा कहता है तो क्या टीसीएस केस के आरोपी गाजी बनना चाहते थे? गाजी का मानी क्या है ये तो उसे पता नहीं होगा, लेकिन गाजी बनना चाहते थे। खैर, न्यूज नेशन कहता है टीसीएस में व्हाइट कॉलर आतंक का जाल, फरार निदा खान। इस पर गौर कीजिएगा, फरार निदा खान, क्या है पूरा मामला। सुधीर चौधरी डीडी न्यूज पे कहते हैं कि टीसीएस में कैसे निशाने पर थी हिंदू लड़कियां। और अंजना ओम कश्यप आज तक पे कहती हैं धर्मांतरण की दबंग मैम फरार। अभी तक कोई आरोप साबित नहीं हुआ है, लेकिन ये खबरें हैं जिसमें निदा खान को धर्मांतरण का बॉस बना दिया गया, धर्मांतरण रैकेट का चीफ बना दिया गया। तस्वीरें चलाई गई जिसमें कहा गया कि वो एचआर हेड थी बीपीओ यूनिट की। अब उसके बाद जो हकीकत आनी शुरू होती है उस हकीकत को एक एक करके देखते हैं। टीसीएस का बयान आता है, टीसीएस कंपनी का बयान आता है और वो कहता है कि हमारे यहां इंटरनल जांच में पॉश के तहत कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है। पॉश का मतलब क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। पुलिस का कहना है कि जब हमने मुख्य आरोपी को पकड़ लिया तो महिलाओं ने शिकायतें दर्ज कराई कि उनके खिलाफ भी यौन उत्पीड़न हो रहा था। लेकिन टीसीएस ये कह रहा है कि यौन उत्पीड़न या रेप जैसे मामले में हमारे यहां इंटरनल जो कमेटी है उसके पास कोई शिकायत ही नहीं आई है। सवाल यह है कि झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन बोल रहा है? टीसीएस कंपनी कह रही है कि हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई है। इसका मतलब यह है कोई शिकायत नहीं आई है, और इसका मतलब यह है कि जितने आरोप लगाए जा रहे हैं वो झूठे हैं, नंबर 1। अब आइए निदा खान की फरारी पर। इन सारी खबरों में जो मैंने आपको गोदी मीडिया के खास न्यूज चैनल्स की, यूट्यूब वगैरह छोड़ दीजिए, जो खास गोदी मीडिया के चैनल हैं, इन सब ने निदा खान की फरारी पर बहुत जोर दिया। जैसे अंजना ओम कश्यप का मैंने आपको बताया, उन्होंने लिखा धर्मांतरण की दबंग मैम फरार। अब यह फरारी का सच क्या है? फरारी का सच यह है कि निदा खान मैटरनिटी लीव पर हैं, यानी निदा खान मां बनने वाली हैं और मां बनने के लिए उन्होंने छुट्टी ली है। और वो फरार होकर, जब आदमी फरार होता है तो किसी ऐसी जगह पर होता है जहां पुलिस ना पहुंच सके, और वो फरार होकर मुंबई में अपने मां बाप के घर पे हैं। ये नॉर्मल प्रोसेस है कि लड़कियां जब मां बनने वाली होती हैं तो अपने मां बाप के घर पर चली जाती हैं ताकि उनका ख्याल रखा जा सके, वो आराम कर सके, उन्हें हर तरह की सहायता जो उस समय चाहिए होती है वो मिल सके। यानी ये झूठ है कि निदा खान फरार है। एक तो वो मैटरनिटी लीव पर है, तो जब मैटरनिटी लीव उन्होंने अप्लाई की होगी तो टीसीएस को अच्छी तरह से पता होगा कि वो छुट्टी पर जा रही हैं और वो अपनी मां के घर में हैं। पुलिस अगर उनको ढूंढना शुरू करती तो अपने घर के बाद सबसे पहले उनके मां बाप के घर पे ढूंढती, तो फरारी जैसी कोई बात ही नहीं है। यानी अंजना ओम कश्यप झूठ बोल रही हैं, यानी फरारी की बात करने वाले सारे गोदी मीडिया के लोग झूठ बोल रहे हैं। यानी ये पूरी की पूरी कहानी फैब्रिकेटेड है। एक पॉलिटिकल लीडर ने, एक पार्टी के पॉलिटिकल लीडर ने पुलिस के ऊपर प्रेशर बनाया कि इसकी जांच हो, और पुलिस ने कुछ लोगों को उठा लिया जबकि सबूत कहीं नहीं है। जो पहली ही एफआईआर हुई थी उसमें रेप का केस दर्ज किया गया था दानिश शेख, जिनको गिरफ्तार किया गया है। कहा गया था कि इनके साथ वो लड़की रिलेशनशिप में थी और दानिश ने यह छुपाया था कि वो शादीशुदा है। मुझे नहीं पता, पुलिस जांच करेगी तो मामला कुछ भी हो सकता है, लेकिन शादीशुदा व्यक्ति किसी के रिलेशन में है और ये छुपाकर, यहां कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। सैकड़ों हिंदू आपको मिल जाएंगे जो इस तरह के केसेस में कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, लड़कियों ने केस किया हुआ है, सैकड़ों ऐसे मिल जाएंगे।
लेकिन यहां पर पूरे मामले को धर्मांतरण और मुसलमान से जोड़ने के लिए यह सारी कहानी मीडिया के अंदर चला दी गई। अब सबसे बड़ा झूठ, बाकायदा तस्वीर चलाई गई और यह दावा किया गया कि निदा खान जो हैं वो एचआर हेड थी। ये जो 147 कर्मचारियों वाला टीसीएस का बीपीओ था, कहा यह गया कि निदा खान उसकी एचआर हेड थी। क्यों कहा गया वो सोचिए। एचआर हेड बहुत पावरफुल होता है, लोगों को अपॉइंट करना, उनकी सैलरी बढ़ाना घटाना और इस तरह की जितनी चीजें होती हैं वो एचआर हेड के कंट्रोल में होती हैं। तो जाहिर है कि एचआर हेड बाकी कर्मचारियों के ऊपर प्रेशर बना सकता है। तो कहा यह गया, कहानी ऐसे ट्विस्ट कराई गई कि निदा खान चूंकि एचआर हेड थी तो एचआर हेड होने के नाते वो प्रेशर बनाती थी, धर्म परिवर्तन कराती थी, वगैरह वगैरह वगैरह। टीसीएस ने बताया कि भैया निदा खान हमारे यहां एचआर हेड नहीं थी, मामूली टेलीकॉलर थी। टेलीकॉलर समझते हैं आप? कंपनियां जो प्रचार करती हैं, आपके फोन पे भी लगातार इस तरह के नंबर आते होंगे जो फोन किया जाता है कि हमारी एक स्कीम है, ये स्कीम खरीद दीजिए, इतना रुपया लगाएंगे तो इतना हो जाएगा, या इस पर इतनी छूट मिल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जो टेलीकॉलर्स होते हैं, जिनका कंपनी में कोई से नहीं होता है, जिनका काम होता है दिन भर फोन पर बैठकर लगातार फोन करना और ग्राहक पटाना। अगर 100 लोगों को फोन करते हैं, 5 लोग उसमें से आ जाते हैं, झांसे में आ जाते हैं, या यूं कहिए कि जो ऑफर होता है उसको स्वीकार कर लेते हैं। टेलीकॉलर के लिए वही सफलता है। टेलीकॉलर एक जगह बैठकर दिन भर लगातार फोन करते रहने के अलावा क्या काम करेगा? उसका किसी के ऊपर क्या कंट्रोल होगा? तो जानबूझकर निदा खान के बारे में यह कहानी चलाई गई, सारे टीवी चैनल्स पर एक फर्जी तस्वीर चलाई गई जिसमें कहा गया कि निदा खान एचआर हेड थी, और अब हकीकत यह सामने आ रही है कि निदा खान एक मामूली टेलीकॉलर थी। एचआर से उनका कोई लेना देना था ही नहीं। एचआर हेड तो छोड़ दीजिए, जो एचआर टीम थी वो उसकी भी मेंबर नहीं थी, वो बेसिकली सेल्स में थी और टेलीकॉलर का काम किया करती थी, फोन किया करती थी। यानी पूरी कहानी सच्चाई आने के बाद बिल्कुल धड़ाम से नीचे गिर जाती है। कहा गया कि रेप हुआ, सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, फला ढिमका, ये वो। अब टीसीएस कह रहा है कि पॉश के तहत, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के तहत कोई मामला ऑफिस के अंदर दर्ज ही नहीं है। कहा गया कि निदा खान फरार हैं। पता चला कि निदा खान बाकायदा मैटरनिटी लीव लेकर अपने मां बाप के पास रह रही हैं। कहा गया कि निदा खान जो है वो एचआर की हेड थी और प्रेशर बनाती थी। पता यह चल रहा है, हकीकत यह है कि निदा खान मामूली टेलीकॉलर थी, उनका एचआर डिपार्टमेंट से कोई लेना देना था ही नहीं। अब इतने झूठ कब बोलने पड़ते हैं? इतने झूठ तब बोलने पड़ते हैं जब आपको पूरे केस को गोल गोल घुमाना हो और खास जगह पर आपको लगातार प्रेशर देना हो। अगर हकीकत होती, अगर सच्चाई होती, अगर लगे हुए आरोप सही होते तो इतने झूठ नहीं बोलने पड़ते। इतने झूठ बोलने ही इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि ये जो आरोप लगे हैं इनके अंदर शायद कोई सच्चाई नहीं है। पुलिस की जांच चल रही है। पुलिस ने क्या क्या जांच किया है, कैसे कैसे जांच किया है, अभी तक वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। पुलिस जांच करके आतंकवादी बता देती है और 20 साल बाद अदालत कहती है कोई सबूत ही नहीं था। दिल्ली दंगे केस में पुलिस बिठाकर 3-3, 4-4 साल रखती है और अदालत डांट लगाकर छोड़ती है कि सारा फर्जी तरीके से केस बनाया गया है। तो पुलिस क्या क्या कर सकती है यह हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए पुलिस जो कह रही है उस पर आंख मूंदकर हम कतई भरोसा नहीं करेंगे। हम इस बात पर भरोसा करेंगे जो टीसीएस कह रहा है, हम इस बात पर भरोसा करेंगे जो झूठ बोले गए हैं, और हम इस बात पर भरोसा करेंगे कि टीवी चैनल्स ने बिना किसी सबूत के, जो पुलिस ने भी अभी तक नहीं कहा है, इस पूरे मामले को दिल्ली ब्लास्ट से जोड़ दिया, गाजी बना दिया, पता नहीं क्या क्या कर दिया। बहुत साफ समझ में आ रहा है कि एक मुस्लिम महिला के बहाने धर्मांतरण का बिना मतलब का आरोप लगाकर पूरी एक ऐसी कहानी तैयार की जा रही है जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा कर सके और 2-4 मासूम मुसलमानों को लंबे समय तक जेल में रखकर परेशान कर सके। तो महिलाओं के हित की बात करने वाले नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकारें, देखिए महाराष्ट्र में भी इन्हीं की सरकार है और जाहिर है जो राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता गया होगा वो इन्हीं के आसपास का होगा, तभी पुलिस ने इतनी तेजी से काम किया। दूसरी पार्टी के लोग जाते तो इतनी तेजी से काम होता ही नहीं। तो एक तरफ तो आप महिलाओं के कल्याण की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ
कुछ भी बहाना बनाकर, कुछ भी तमाशा करके देश के अंदर एक अल्पसंख्यक महिला के खिलाफ इस तरह का मामला बना रहे हैं और लगातार अल्पसंख्यकों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। मणिपुर में लगातार अभी भी घटनाएं हो रही हैं, उन पर बिल्कुल खामोशी बना के रखा है। उन्नाव में जब हुआ तो बलात्कारी के समर्थक में जुलूस निकल गया। हाथरस में जब घटना हुई, आनन फानन में बच्ची की लाश जला दी गई, विपक्ष के नेताओं को वहां तक जाने भी नहीं दिया गया। कितनी कहानियां सुनाऊं, कहानियां सुनाते सुनाते शाम हो जाएगी। बहुत सीधी सी बात है कि इस देश में कानून को जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है और इस देश में संविधान को जिस तरह से बदलने की कोशिश की जा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी को सत्ता में रखने की और एक पार्टी के लिए वोटिंग पैटर्न, वोटिंग माहौल बनाने के लिए हो रहा है। मैं अपने चैनल के माध्यम से निदा खान और बाकी लोगों के लिए न्याय की मांग करता हूं। मैं ये मांग करता हूं कि एक हाई लेवल कमेटी बने, टीसीएस के लोग भी जिसमें शामिल हों और जिसमें कोई रिटायर्ड जज या इस तरह के लोग शामिल हों जिनसे यह उम्मीद की जा सके कि निष्पक्ष जांच करेंगे, इस मामले की जांच हो, जो दोषी हैं उनको सजा हो अगर कोई अपराध हुआ है तो, और अगर कोई अपराध नहीं हुआ है तो जिन लोगों ने ये सारे फर्जी केस बनाए हैं उन पर बाकायदा केस चले और गोदी मीडिया जिसने एक महिला की सुरक्षा और महिला की डिग्निटी खतरे में डालने का काम किया है उसके ऊपर भी भारी जुर्माना लगाया जाए। आप क्या कहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।